बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट कहकशा फैसल और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप सबका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, कल का मैच कैसा था? आपको कितना मज़ा आया? क्या आपकी सांसें बढ़ी? क्या आपकी धड़कनें रुकी? कैसा फील किया आपने? और जब इतना ज़बरदस्त टाकरा जुड़ता है इंडिया और पाकिस्तान का, और लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसे मसाइल हो जाएं, कुछ ऐसी कोताहियां बरती जाए एम्पायर्स की तरफ से, तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने बहुत जोशो खरोश का मुजाहरा किया, बहुत अच्छा खेले और हमारे सारे प्लेयर्स ने ये बात साबित कर दी कि दे आर द बेस्ट। लेकिन जो कि कोताहियां बढ़ती गई, जो बेईमानियां हुई, लोग समझ रहे हैं कि भाई उससे जो है वो बड़ा दिखेगा कि भाई इंडिया जीत गया। लेकिन ये जीत कोई जीत नहीं होती, ये हार से भी बहुत बदतर है। अगर आप कोई भी चीज़ बेईमानी से हासिल करें तो उसका मज़ा नहीं आता। अगर टाकरा करने का इतना ही शौक था तो बिल्कुल मैदान में इसी तरह ईमानदारी से खेलते जिस तरह हमारे प्लेयर्स ने खेला और ज़बरदस्त मुजाहरा किया गेम का। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। स्किन से रिलेटेड बेतहाशा और बेशुमार मसाइल होते हैं, आपके हों मेरे हों, हम सब बहनों के साथ इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं। जब विंटर्स आने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में ये हो रहा होता है कि यार मेरी स्किन टोन जो है एक लेयर जो है डार्क हो जाएगी, मेरा कलर जो है टोन का वो डार्क हो जाएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी स्किन टोन मतलब वैसे भी मैं सांवली सलोनी सी हूं, लेकिन और मजीद एक टोन जो है वो डार्कर हो जाती है। फिर मेकअप करो तो वो ग्रे हो जाता है। माइक्रो ब्लेडिंग क्या होती है वो जानेंगे, हमारी सबकी फेवरेट। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगी उनसे आज जानूंगी मैं वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में कि भाई जरा वाइटनिंग इंजेक्शंस के क्या मैं लगवा लूँ, मतलब थोड़ा आइडिया वगैरह लूंगी उनसे। तो आइए बढ़ते हैं आपकी और हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट है नौरीन नजमुन जो कि है स्किन स्पेशलिस्ट। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हमेशा से प्यारी वैसे तो आप, मैं हमेशा अपने लिए बोलती हूँ, लेकिन आप एज यूजुअल गॉर्जियस माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और आज मैं बहुत फ्रेश हूँ। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे मेकअप रूम में बताया था कि आप बहुत फ्रेश है। लेकिन ये जो फ्रेशनेस की वजह थी ना नौरीन, मतलब रात भर जाग के एक बंदी ने बोला कि यार मैं ऑन टाइम पहुंचूंगी, वरना नौरीन कभी ना कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाती है। लेकिन आज आपने ये, वैसे अच्छा हुआ कि हमारी जल्दी मुलाकात हो गई, क्योंकि लोग जब भी आप आती है ना बहुत ज्यादा कंसर्न फील करते हैं कि यार अपनी स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा लोगों के मसाइल है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ वाइटनिंग इंजेक्शन का आज हम डिटेल में जो कहते हैं ना, बिल्कुल जो कहते हैं कि बाल की खाल निकाल लेंगे। हम जानेंगे कि वाइटनिंग इंजेक्शंस के फवाइद क्या क्या हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, और जो लोग चाहते हैं कि एक इंजेक्शन में वो जो है वो चांद की तरह टिमटिमाने लगे, उनके बारे में क्या कहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग तमाम ही लोगों को जो लोग इस वक्त हम लोग का ये वाला शो देख रहे हैं। और वाइटनिंग इंजेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लाइन एक टॉपिक चल रहा है स्टैटिक्स में, उसके बारे में आज कहकशा ने जो है वो सवाल कर लिया और उसका अच्छा सा मुझे अब जवाब देना पड़ेगा। और वो डिटेल आंसर ये है कि वाइटनिंग इंजेक्शन के बारे में बहुत सारी गलत बातें जो है वो फैली हुई हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि वाइटनिंग इंजेक्शन से कैंसर कॉज हो जाता है। सबसे पहले तो गलत चीज़ यही है और गलत इंक्वायरी यही है कि वो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं। ठीक है। बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शंस जो है वो वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं है, उसका साइड इफेक्ट जो होता है बॉडी के ऊपर वो रंग गोरा होना होता है। ओके, इट्स नॉट इफेक्ट, उसका इफेक्ट नहीं है। रंग जो गोरा होता है आपका, जो वाइटनिंग इफेक्ट आता है, जो ग्लोइंग इफेक्ट आता है, वो उसका इफेक्ट नहीं, उसका साइड इफेक्ट है। अब आते हैं कि अगर वो उसका साइड इफेक्ट है तो वो इफेक्ट क्या है उसका? बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि इसका साइड इफेक्ट कैंसर हो जाता है, जो हमारे नॉर्मली सोसाइटी के अंदर बातें इधर से उधर वो होती हैं कि मैंने किसी और को बताया, किसी और ने किसी और को बताया, लाइक एयर टू एयर जो बातें जो रूमर आउट हो रही होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो फैलने वाली बात है वो ये है कि वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने से कैंसर हो जाता है। बिल्कुल, हम मजीद इस बारे में डिस्कशन करेंगे ब्रेक का टाइम आगे। तो नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब, और नौरीन बता रही हैं जो वाइटनिंग इंजेक्शंस है ये नाम ही गलत है। मतलब इससे, और ये जो लोग कहते हैं कि इससे कैंसर हो जाता है, ये कैंसर कॉजेज है, वो भी कतई बिल्कुल गलत बात है। तो ये जो है इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आप कह रही हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट्स है, तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है, ये किस लिए जो है वो लगवाए जाते हैं, और जो हम लोगों ने जो है समझ के बैठ गए हम लोग के वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन तो खैर होते हैं क्योंकि उसका साइड इफेक्ट वाइटनिंग व्हिच इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, स्पेशली जहाँ पे रंग गोरा करने का बड़ा शौक है, बहुत हम गोरे हो जाए, और हम जब पैदा होता है ना, जब से क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं ताकि रंग गोरा हो जाए। अच्छा, अब आते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में। वाइटनिंग इंजेक्शन जो बेसिकली हैं, दे आर ग्लूटाथियोन इंजेक्शन। उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है उसका नाम होता है ग्लूटाथियोन। उसके साथ और भी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है, उसका जो मेन फॉर्मुलेशन। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंतहाई तौर पे होती है। और हमारे यहाँ बिल्कुल नौरीन ने सही फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से माँ को ये फिक्र होती है कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी गोरा है, सांवला तो नहीं है, अगर काला हुआ तो फिर मैं इसको गोरा करने के लिए कितने जतन मुझे करने पड़ेंगे। मतलब माओ की भी अपनी एक साइकी होती है। और पहले पहले तो मुझे ये लगता था कि सिर्फ हम अपनी बेटियों के लिए परेशान होते थे कि यार कलर साफ होना चाहिए, कलर जो है वो चिट्टा हो या अच्छी रंगत होनी चाहिए। आजकल तो बेटों के भी बारे में माएँ जो है बड़ा कंसर्न रखती हैं, और जो कि अच्छी बात है। ये सोचना चाहिए हम सबको कि हमारे बच्चों का कलर, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप क्रीम्स वगैरह ना लगाएं, ऐसी चीज़ें अपनी खुराक में शामिल करें, चाहे वो चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, एप्पल हो गया, इन चीज़ों से खा के दूध दही का इस्तेमाल हो गया। मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमारी बहनें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो मतलब फिर नॉर्मली बच्चा जो है आपका वो गोरा ही पैदा होगा इंशाल्लाह। और अगर काला भी होता है, सांवला भी होता है, तो वो अल्लाह की देन है। हम लोग क्यों इस चीज़ पे, हमारा माशरा जो है वो बस आके मुंजमद हो गया और रुक के हम ठहर के रह गए नौरीन कि भाई हमें तो बस गोरा रंग ही चाहिए। इस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहीं और प्रोग्राम किया था और उसमें मैंने ये बोला था कि सऊदीया हमसे पढ़ाई में बहुत पीछे है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमसे पढ़ाई में बहुत पीछे है, क्योंकि वहाँ पे लड़का लड़की का थोड़ा सा वो है कि सेपरेशन होती है, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं बना सकते। पढ़ाई थोड़ी सी उनसे, हमारी उनसे थोड़ी एडवांस है पढ़ाई ना। वहाँ 2 साल के बाद मैं देख रही थी, एक न्यूज़ आई है, 2 साल के बाद चांद पे लड़की को भेज रहे हैं। हमारे यहाँ जो है माशाल्लाह से रंग गोरा रंग काला, और सोसाइटी में बातें और ये सब हो रहा है। तो हमें इससे आगे एक तो सोचना चाहिए, दूसरा ये कि हम वाइट। अच्छा, मतलब ये बात मुझे समझ से बाहर है कि हम लोग जो हैं वो इस तरह की बातों पे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं देते। मतलब हम लोग ये सोचते क्यों नहीं है कि यार ये चीज़ बेसिकली गलत है, और अगर अल्लाह ना करे आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती, अगर आपके ऊपर वो स्किन पे आपकी वो चीज़ सूट नहीं करती, तो उसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या असरात। ये जो मतलब डिफरेंट तरीके की फार्मूलाज क्रीम्स का एक ट्रेंड चला है, उसके लिए तो मैं कहती हूँ आप एक बैनर बनाइए, आप बिग नो लिख के लगा दीजिए हर जगह पर कि भाई कतई ना इस्तेमाल करें ये सब चीज़ें, इसके बहुत ज़्यादा हमारे स्किन पे जो है गलत असरात मुरतब होते हैं। और उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है। किसी को स्किन रैशेज हो जाते हैं, किसी को स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है, किसी को कोई मसाइल होते हैं, किसी को कोई मसाइल होते हैं। मसाइल का जो ना वो अंबार लग जाता है और वो गिनने में नहीं आते, अनकाउंटेबल हो जाते हैं मसाइल अगर आप ये फार्मूला क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। तो बैक टू नौरीन, और नौरीन से जानेंगे कि स्किन के जो हमारे इंजेक्शन है उसके बारे में बताइए। वाइटनिंग, अच्छा, जो वाइटनिंग इंजेक्शंस होते हैं उसका नाम जो वाइटनिंग है वो बेसिकली वो थोड़ा सा एक मिथ है कि वो एक गोरा करने वाले इंजेक्शंस है। उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है इट्स ग्लूटाथियोन। उसका जो फॉर्मुलेशन नेम होता है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ग्लूटाथियोन है। तो ग्लूटाथियोन बेसिकली जो उसका वाइटनिंग इफेक्ट आता है, जो रंग गोरा होता है, बेसिकली इट्स नॉट इफेक्ट, इट्स साइड इफेक्ट। वो उसका साइड इफेक्ट है, वो उसका इफेक्ट नहीं है। या आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, आपका ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, आपका जो स्किन है वो ग्लो करना शुरू करती है, ये उसका बेसिकली साइड इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या है, क्योंकि साइड इफेक्ट तो ये है जैसे कि लोगों ने मशहूर किया होता है, जैसे कैंसर हो जाता है, ये कैंसरस है, ज़्यादा लगा लो तो स्किन कैंसर हो जाएगा, कम लगाओ तो ये होगा वो होगा। डिफरेंट तरीके की हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर बातें जो है वो घूम रही हैं इसके मुतालिक। अच्छा, बेसिकली साइड इफेक्ट तो मैंने बता दिया। अब इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट इसका ये है कि ये मेन जो इंग्रेडिएंट ग्लूटाथियोन है, बेसिकली ये किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, मतलब जितने हमारे पास इस वक्त सोसाइटी के अंदर, हमारे फार्मेसीज के अंदर, हमारी वैसे जो हम वो लेते हैं, क्या नाम है, एंटी टॉक्सिन्स लेते हैं, उसका इसको किंग बोला जाता है। मतलब ये टॉक्सिन्स रिमूव करने का किंग है। ऑलरेडी लिवर के अंदर ये जब रिसर्च हुई कि कैंसर लोगों में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फैल गया था,
हमारे जानने वालों में, हमारे दोस्तों में, उनकी फैमिलीज में, इवन हमारी फैमिलीज में जिसकी भी बीच में डेथ होती थी बिफोर कोविड, वो कैंसर से ही होती थी और कोई कॉज होता ही नहीं था। किसी का ब्लड कैंसर है, किसी का ब्रेन कैंसर है, लेकिन कैंसर ही होता था उसका इशू ना। जिसकी भी डेथ होती थी, डेथ का रीजन कैंसर आता था हमारे पास। तो बेसिकली जब रिसर्च वर्क हुआ कि कैंसर को दुनिया में किस तरीके से रोका जाए और कैंसर बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा था कि कैंसर होता क्यों है, मेन कॉज क्या होती है कैंसर की। तो जब इसको स्टडी किया गया, ऐसी बात है साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है कि उसने फिर काफ़ी टाइम से जो है कैंसर के ऊपर रिसर्च वर्क चल रहा था कि बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कैंसर के सेल्स को डीएक्टिव करती है, कैंसर के सेल्स को रोजाना बॉडी से बाहर निकालती है। बिल्कुल, बिकॉज हम रोजाना जब हम पैदा होते हैं उसके 4-5 साल के बाद ही हम टॉक्सिन्स लेना शुरू कर देते हैं। हमारे टॉक्सिन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने घर से निकल के बाहर के एनवायरनमेंट में मूव करना शुरू करते हैं। लोग सिगरेट भी पीते हैं, वहाँ पे लोग जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर इतने ख़राब है, पोल्यूशन है। फिर हम जो ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी हमारे यहाँ जंक फूड की है। बिल्कुल, हम जंक फूड खा रहे हैं, ठेले की बिरयानी खा रहे हैं हर वक्त। मतलब एक बैलेंस डाइट नहीं है, एक्सट्रीम डाइट है। बिरयानी खा रहे हैं तो रोज़ बिरयानी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं तो रोज़ खा रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ी सब्जी खाएं, थोड़ा गोश्त खाएं, एक बैलेंस डाइट रखें। तो वो ना होने की वजह से हमारे अंदर इतने टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे थे कि कैंसर बढ़ता चला जा रहा था। बेसिकली कैंसर जो है वो टॉक्सिन बढ़ने की वजह से आपको कैंसर कॉज होना शुरू हो गया था। तो फिर साइंस ने स्टडी की, साइंटिस्ट जो उन्होंने स्टडी की कि अच्छा नौरीन, एक कॉलर है हमारे साथ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक तो हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करें, कहाँ से? मैं कमाल बात कर रहा हूँ नॉर्थ से। जी जी फरमाइए कमाल भाई, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये कहना है कि प्राइस वगैरह क्या है, इंजेक्शन अगर लगवाएं सही भी है या नहीं है? प्राइस जानना चाहते हैं आप? जी, प्राइस जानना चाहता हूँ और इनका एड्रेस भी जानना चाहता हूँ, कहाँ पे क्लिनिक इनका कहाँ पे है। ठीक है, आपको बताते हैं। आप हमारा प्रोग्राम देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी नौरीन, ये जानना चाहते हैं कि प्रोसीजर का जो पूरा मतलब कितने वीक्स में जो है वो अप्लाई होता है, उसके इफेक्ट्स कब तक आते हैं, प्राइस क्या है और आपका क्लिनिक कहाँ है? अच्छा, मेरा ये तो चले मैं बता देती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। पहले मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लूँ। कैंसर को ख़त्म करने के लिए जब रिसर्च हुआ तो देखा कि बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी नेचुरल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए जो है कैंसर के सेल्स रोज़ाना बनते तो हैं लेकिन वो ख़त्म भी होते चले जाते हैं, क्योंकि हर किसी को तो कैंसर नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली कैंसर होता है। तो जब रिसर्च हुआ तो उन्होंने देखा कि लिवर के अंदर से 500 mg ग्लूटाथियोन ऑलरेडी डेली बेसिस के ऊपर आपके एक्सक्रीट हो रहा होता है, जो कि आपके टॉक्सिन्स को यूरिन के जरिए बाहर निकाल रहा होता है। ठीक है, टॉक्सिन्स को आपको मार रहा होता है, जो आपके एंटीबॉडीज हैं उनको किल कर रहा होता है। तो फिर उन्होंने इस पे रिसर्च करके इसके इंजेक्टेबल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए। जब ये एनिमल के ऊपर जो है वो इसके वो हुए एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन्होंने देखा कि जब उनको इंजेक्ट किया गया तो उनका कॉम्प्लेक्शन चेंज होना शुरू हो गया। मीन्स कि ये जो आपका सेल्स होते हैं बॉडी में कलर कॉम्प्लेक्शन के, वो कहलाते हैं मेलेनिन। तो ये क्या करता है कि आपके टॉक्सिन्स रिमूव करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, लिवर और आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको नॉर्मलाइज करता है। ब्लड प्योरीफाई होता है तो आपकी ओवरऑल बॉडी में जितना भी ब्लड जा रहा होता है वो प्योर ब्लड जा रहा होता है। तो आपके इंटरनल सिस्टम भी अच्छे वर्कआउट कर रहे होते हैं, प्योरिफिकेशन हो रही होती है इंटरनली भी, और दूसरा एक्सटर्नली जब ऑब्वियसली आप अंदर से साफ होते चले जाएंगे तो स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू करेगी। बिल्कुल, जिस तरह हम ग्रीन टी पीते हैं, एंटी टॉक्सिन्स लेते हैं तो स्किन ग्लो करने लगती है ना फॉर अ टाइम, ये होता है। ये इसका हो गया आपका इफेक्ट। अच्छा, एलर्जीज को ये नॉर्मलाइज करता है, एलर्जीज जिन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। मेरे वो पेशेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लिए हुए थे, वाइटनिंग इंजेक्शंस लिए हुए थे, उनमें मैंने 100% पेशेंट्स में मैंने एक चीज़ देखी कि उनमें किसी को भी कोविड नहीं हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हुई, इंटरनली क्लीनिंग हुई तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हुई। उनमें से किसी को भी जो है वो एलर्जीज नहीं होती, उनमें से किसी को भी जो है वो ये वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, ये सब नहीं होते, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट कर गई है। प्लस इसमें विटामिन सी भी लगता है। तो विटामिन सी जो होता है वो आपको पता ही होगा कि वो इंटरनल हीलिंग करता है। अगर कहीं से आप डैमेज हो इंटरनली तो वो उसको हील कर रहा होता है, स्किन को भी हील कर रहा होता है। और विटामिन सी के तो वैसे ही हमारे यहाँ सबको ही पता है कि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। नौरीन, हमें भी एक फायदा उठाना है, हमें ब्रेक पर जाना है। तो यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं नौरीन की जानिब। ब्रेक के दौरान हमारी एक कॉलर बहन की कॉल आई थी और वो ये पूछ रही थी कि उनके पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं फेस पे, अपर लिप्स पे भी हैं, साइड्स पे भी हैं, फॉरहेड पे भी हैं, तो ऐसी सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो झाइयाँ क्यों है, ये एज फैक्टर की वजह से भी हो सकती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकती है और थायराइड की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट बगैर देखे तो मैं इतना ज़्यादा सही तरीके से बता नहीं सकती कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट 2-3 ट्रीटमेंट्स होते हैं जिससे सही हो जाता है। फर्स्ट लेज़र के थ्रू हम इसको डील कर सकते हैं। सेकेंड, पीलिंग के थ्रू हम इसको डील कर सकते हैं, क्योंकि जब पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो थर्ड लेयर तक पहुंच जाती है आपके। तो इट विल टेक सम टाइम। पेशेंट्स होने बड़े ज़रूरी है, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता। जैसे हम अभी इंजेक्शन के बारे में आप बोल रही थी कि लोग लगवाते हैं, वो सोचते हैं कि अगले दिन जो है वो स्नो वाइट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। हर ट्रीटमेंट टाइम लेती है। मेडिकली जो ट्रीटमेंट्स होती हैं वो सब ट्रीटमेंट्स का थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो जाती है। लेज़र के थ्रू हो सकता है, स्किन पीलिंग के थ्रू हो सकता है, एब्रेजन्स के थ्रू हो सकता है, जो डायमंड एब्रेजन या डर्मा एब्रेजन होता है, और प्लस सीरम्स और होम मेडिकेशन ऐसी दी जाती है कि उससे हम सही करते हैं, लेकिन उसका मेन रूट कॉज पता होना चाहिए कि उसका रूट कॉज क्या है। मतलब पेशेंट्स जो हैं वो इसमें भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हर ट्रीटमेंट में। स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसमें सब्र और तहम्मुल का दामन जो है हमें नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि हम सस्ती क्रीमों की वजह से भी ये होता है। पिगमेंटेशन होती है और आपकी झाइयाँ होती हैं। एक तो सन ब्लॉक का ना इस्तेमाल करना सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करें, और दूसरा सस्ती क्रीमें इस्तेमाल करना, ब्लीच इस्तेमाल करना। सैलून चले गए, उन्होंने स्किन पॉलिश कह के जो ब्लीच लगा दिया फेस के ऊपर, तो वहाँ जो है वो आपको उस वक्त तो लग रहा होता है कि बल्ब की तरह हमारा स्किन जो चमक गई है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, थर्ड लेयर जलाना शुरू करता है। जब वो थर्ड लेयर जलती है तो वो सेकंड लेयर जलाता है, फिर फर्स्ट लेयर जलाता है, फिर फेस के ऊपर एनहांसिव उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आके विजिट करें क्लिनिक पे, ताकि देखा जाए कि हार्मोनल इशू है या थायराइड का इशू है या लिवर में कुछ इशू है, लिवर फंक्शनिंग सही नहीं है, या फिर आपके जो है क्रीमों का नतीजा है। बिल्कुल। तो वो जो हमारे पहले भाई थे कॉलर, उन्होंने जो सवाल पूछा था आपसे कि वो जो स्किन इंजेक्शंस हैं वाइटनिंग के, उसका प्रोसीजर, उसकी सिटिंग्स कितनी लेनी पड़ती हैं, या वो जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, ये बता दीजिए अपने क्लिनिक का, उनको एड्रेस बता दीजिए और नंबर वगैरह भी उनको बता दीजिए। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक इंजेक्शन लगवाने से रंग गोरा नहीं होता, और दूसरा ये भी कि लोगों के दिमाग में ये है कि एक दफ़ा रंग गोरा हो गया तो वो वापस से वीटिश कॉम्प्लेक्शन या उनके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन की तरफ नहीं जाएगा। जो जीन कॉम्प्लेक्शन है वो तो आपका वापस आना ही आना है, जो आपके जीन में है। हाँ, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, 10 से 12-15 इंजेक्शन लगवाने होते हैं, मिनिमम 10 इंजेक्शंस होते हैं, या जिनको रंग गोरा नहीं करना होता वो 5 इंजेक्शंस लगवाते हैं। लेकिन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑब्वियसली, वरना पाकिस्तान में तो इतना गोरे रंग का शौक है कि हर लड़का हर लड़की गोरा हो जाए। जितना रिजेक्शन जो है वो पाकिस्तान में होता है, जॉब्स पे, रिश्तों में, हर चीज़ में रंग के ऊपर रिजेक्शन है। तो एक तो पेशेंट्स होने चाहिए कि आप 10 इंजेक्शन भी लगवा के अगर आपका रंग जो है वो चेंज नहीं हुआ, या वो कलर आपको नहीं मिला जो कि आपका माइंड सेट हुआ है टीवी में देख के, क्योंकि हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लाइट्स हैं, कैमरे के रिजल्ट्स भी हैं, लाइट्स भी हैं, स्टूडियो लाइट्स हैं, हमारा मेकअप भी है, हर चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी हीरो या हीरोइन को देख के जो है वो आप टारगेट कर लें कि हम जो इंजेक्शन लगवाएंगे और हम ऐसे हो जाएंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, या आप एक ही इंजेक्शन लगवा के जो है स्नो वाइट नहीं बन सकती। क्योंकि समटाइम्स ये पेशेंट्स हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप में लगता है, इंजेक्शन लगवाया, घर जाके बोलेंगे हमारा कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अल्लाह, तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई छड़ी नहीं है कि जादू हो गया और आप एकदम से जो है वो सिंड्रेला बन गए। इट विल टेक सम टाइम। तो हर पेशेंट पे वेरी करता है। एक आपके इंटरनल सिस्टम, आपके टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें एक CBC है, एक थायराइड का टेस्ट है और एक LFT है, लिवर का टेस्ट। वो टेस्ट करा के फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितना mg इंजेक्शन जो है वो लगाना है हमें। हर पेशेंट पे एक ही mg नहीं लगता। फिर इंजेक्शन जिस फ्रिक्वेंसी का होगा, जिस mg का होगा, उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट होते हैं। हर पेशेंट पे एक ही नहीं लगता, और दूसरा उसके प्राइजेस में भी डिफरेंस होता है। ठीक है। तो नॉर्मल प्राइजेस जो है वो तो पेशेंट देख के डिसाइड हम कर सकते हैं कि उसको कौन सा हमने इंजेक्शन इंजेक्ट करना है। और इंजेक्शन जो है वो मैं बता देती हूँ अभी। मुझसे ब्रेक में जो है वो हमारी होस्ट ने एक सवाल पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि ओरिजिनल लग रहा है या फेक लग रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो किसी भी जगह से आप इंजेक्शन लगवाएं, ऑथेंटिक होना चाहिए। प्लस 100 में से 20% लोगों को रिजल्ट नहीं भी आता। अच्छा। लाइक
साइड इफेक्ट नहीं आता है। ठीक इफेक्ट है। तो उसका आता है, इफेक्ट तो आप पहले इंजेक्शन लगवाएंगे उसका इफेक्ट के वर्कआउट शुरू हो जाएगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं आता। तो घबराए नहीं कि हमारा जो है इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं आया, लेकिन इफेक्ट उसका आना शुरू हो जाएगा। इंटरनल क्लियरिंग हो जाएगी, आपके कैंसर से आप क्योर कर जाओगे, जो टॉक्सिन्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। लेकिन जो आपका साइड इफेक्ट होता है वो हर दवाई का तब होता है जब उसकी मिकदार आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। तो यू नेवर नो कि आपकी अंदर की बॉडी कितनी गंदी है और उसके लिए हमें इफेक्ट पे कितना काम करना है, तभी वो जाके जब बढ़ जाएगा तो वो साइड इफेक्ट के ऊपर काम करेगा। एक तो ये चीज होती है, और दूसरा ये कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। और आपका क्लिनिक? हाँ, क्लिनिक का मैं बता रही थी कि क्लिनिक जो है वो दारुल सेहत हॉस्पिटल की बैक साइड पे, ब्लॉक 15 जौहर, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 15 कराची में। और नंबर मैं बता देती हूँ 0312292031। ये नंबर है क्लिनिक का, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और डिटेल्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। और दूसरा आप क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। बगैर पेशेंट को देख के हम ऐसे ही नहीं बता सकते कि आपका एक्सपेंस क्या होगा या आप पे कितने इंजेक्शंस लग सकते हैं। बिल्कुल। आपको मेरे भाई कमाल भाई जो कॉल की थी नाज़माबाद से, आई थिंक, या नॉर्थ नाज़माबाद से, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो हमारी बहन प्रेगमेंटेशन की वजह से और झाइयों की वजह से परेशान थी, उनको भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मुझे ये बताओ कि क्वैक्स में और ऑथेंटिक डॉक्टर में, स्किन स्पेशलिस्ट में हम किस तरह से डिफरेंस जाने? मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट है, कौन कौन सी डिग्रीज मैटर करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई ऐसा हम लोग इन बातों पे गौर ही नहीं करते। हम बस गए हैं, हमने जाके बोल दिया भाई मुझे तो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाना है। अब हमें नहीं पता कि कौन सा इंजेक्शन वो हमारे लगा रहे हैं। हम आंखें बंद करके, क्योंकि हमारी कौम ऐसी है, हम अंधा भरोसा भी करते हैं। मतलब हम इतने ज्यादा, हमें जो है गोरा होने की चाहत और इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि हम बोलते हैं बस भाई हम हमारे इंजेक्शन लगा दें, हमें नहीं पता। तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत होती है? अच्छा, सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे विजिट करें और अच्छे तरीके से देखें कि उनके रिव्यूज क्या हैं, पॉजिटिव रिव्यूज हैं या नेगेटिव रिव्यूज हैं, वो पहले थोड़ा सा आप देखें। और दूसरा ये चीज़ एस्थेटिक्स के अंदर जो है वो पता करना कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। लाइक डेंटिस्ट को तो आप पता कर सकते हो कि कौन है कौन नहीं। ओके। क्योंकि हो तो ये भी रहा है कि हमें जो सप्लायर्स इंजेक्शंस देते हैं वही पेशेंट को जो है घर पे जाके भी इंजेक्शन दे देते हैं। अब यू नेवर नो कि हमें तो पता होता है कि उसको हमने पता कैसे करना है कि वो फेक है या ओरिजिनल है। समटाइम्स हमारे साथ भी ऐसा होता है कि फेक आता है, हमें उसको देखना पड़ता है कि वो फेक है या ओरिजिनल है। वही वो इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को दे रहे होते हैं और पेशेंट आके मुझे बोलते हैं कि आपके पास से लगवाया था तो रिजल्ट आया, और यही जब हमने मंगवा के लगवाया तो रिजल्ट नहीं आया। तो बेसिकली क्या होता है कि वो पेशेंट को जो घर पे दे रहे होते हैं या लोगों को जो घर पे दे रहे होते हैं या जो इंटरनेट के ऊपर इंजेक्शंस होते हैं मौजूद, वो सारे उसमें फेक और ओरिजिनल दोनों होते हैं। ओके। और दूसरा इंजेक्शन लगवाने का तरीका भी होता है। हर किसी को आपने ले तो लिया इंजेक्शन, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको इंजेक्ट किस तरीके से करना है। क्योंकि विटामिन सी भी अगर मैं आपको बताऊं तो उसके ग्लूटाथियोन के साथ साथ विटामिन सी का इम्प्यूल होता है, जो दोनों मिक्स करके हम ड्रिप के अंदर डालते हैं। ठीक है। समटाइम्स ये होता है, और कोलेजन भी होता है, ई कोलेजन होता है, जो कि आपकी बॉडी की स्किन के लिए और ओवरऑल स्किन के लिए जो है वो, और बोन्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। वो बेसिकली गूदा क्रिएट करता है, इलास्टिसिटी जो है वो क्रिएट करता है ई कोलेजन, जिससे आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाते हैं। वाइटनिंग तो हो रही होती है, हीलिंग भी हो रही होती है विटामिन सी के जरिए। आपके लिवर की क्लिंस भी हो रहा होता है लिवर, और कैंसर से भी आप क्योर कर रहे होते हो, टॉक्सिन्स भी रिमूव हो रहे होते हैं। साथ ही साथ आपकी जो कोलेजन के इंजेक्शंस लगते हैं वो आपकी स्किन टाइटनिंग भी कर रहा होता है, ठीक है, एजिंग भी रिवर्स कर रहा होता है। लेकिन अब ये है कि हर किसी को वो चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही, बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, जो मेरे पेशेंट्स के साथ घर पे हुआ है, और वो एकदम से बेहोश हो गए। ये भी होता है, बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हार्ट बीट जो है वो स्लो हो गई, हार्ट बीट का किसी की तेज हो गई, किसी की स्लो हो गई, किसी को फौरन ही बुखार चढ़ गया, किसी को शिवरिंग हो गई। उसका रीजन क्या होता है कि ग्लूटाथियोन का तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट जो आप विटामिन सी इंजेक्ट कर रहे हो वो हर किसी को सूट नहीं करता। लाइक हम विटामिन सी डेली, वो होता है कि आप डेली बेसिस के ऊपर एक विटामिन सी की कैप्सूल खा लें या एक विटामिन सी जो है पानी में घोल के पी लें, लेकिन विटामिन सी एसिडिटी भी करता है। एसिडिटी की वजह से अगर आपने हाई डोज ले लिया विटामिन सी का तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपको नौजिया भी हो सकता है, आपको बुखार भी हो सकता है, आपका जो एकदम से बीपी है वो भी लो डाउन हो सकता है। तो डेंजरस होता है, घर पे इसका इस्तेमाल ना करें। दूसरा, आप जाने से पहले थोड़ी सी उसकी जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशंस हैं वो देख लें, उसके रिव्यूज़ चेक करें कि रिव्यूज़ क्या है, और जाने के बाद तो आपको पता चल ही जाता है। अगर डॉक्टर बड़ा खूबसूरत से बैठा हुआ मतलब ये ऑथेंटिक ही होगा। अच्छा, ये भी एक है जो है वो हरबा है, आप बिल्कुल इस तरह से भी मतलब आजमा सकते हैं। अच्छा, जो हमारी कॉलर थी जिनके झाइयाँ पिगमेंटेशन थी, उनकी 40 एज है और वो ये कह रही हैं कि कोई होम रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है ये रिमूव हो सकें, तो आप उनकी कोई मदद कर सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अच्छा, झाइयों का वैसे तो घर पे लेज़र के बगैर इलाज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ जिससे आप थोड़ा अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं। एक्सफोलिएट करें, बेसन होता है, बेसन के अंदर हल्दी का जो पाउडर होता है वो आप डालें और थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें, उसका आप मास्क बनाएं और वो आप अपने फेस के ऊपर लगा लें। उसको छोड़ दें आप 20 मिनट के लिए, 20-30 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाए तो आपने हाथ जो जरा से गीले करने हैं और उसको हल्का हल्का गीला करके और रबिंग करके हटाना है, ताकि स्किन जो है अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट हो जाए। उससे दो चीज़ होंगी, एक तो एनवायरमेंटल, अभी जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, हमारा ऑटम का सीजन चल रहा है, उसकी वजह से डेड लेयर आ जाती है, वो भी रिमूव होगी और आपकी ऊपर की जो फर्स्ट लेयर है वो रिमूव होगी, तो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता न्यू स्किन जनरेट होगी, बेबी स्किन आएगी। तो बेबी स्किन के ऊपर आप उसके बाद विटामिन सी सीरम अप्लाई कर सकती हैं उसको ख़त्म करने के लिए, ग्लूटाथियोन सीरम अप्लाई कर सकती हैं अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। क्रीम्स ऐसी यूज़ कर सकती हैं जो कि फार्मेसी के ऊपर अवेलेबल हो, ठीक है, और वाइटनिंग क्रीम्स हो, ठीक है, वो भी आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करेंगी। मतलब इसके अलावा डेड स्किन रिमूव करने के और अगर मैं जानूँ होम रेमेडीज़, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम होम रेमेडीज़ पे भी बात करेंगे, तो अपनी स्किन को हम किस तरह से जो है वो विंटर्स के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइनेस भी अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और अभी से ही, हालांकि अभी विंटर्स आए नहीं है लेकिन ड्राइनेस स्टार्ट होना शुरू हो गई है, खुश्की खुनकी हवा में बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो हमारे नाजरीन है वो मुस्तफ़ीद हो जाएँ, होम रेमेडीज़ की तरफ आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि उनका भी भला हो जाए और कुछ मेरा भी भला हो जाए, मैं भी ट्राई कर लूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो ऑटम का सीजन है, ऑटम में हर चीज मुरझा रही होती है, जिस तरह पत्ते मुरझा रहे होते हैं, जिस तरह हमारे एनवायरनमेंट में एक सुस्ती सी नहीं आ जाती है कि सब सुस्त हो रहे होते हैं। फिर लोग जब विंटर आ जाता है, विंटर स्टेबल हो जाता है, सब बोलते हैं हमारी स्किन बड़ी अच्छी हो जाती है विंटर में और हमारा रंग बड़ा अच्छा हो जाता है, हम गोरे हो जाते हैं। बेसिकली आप गोरे नहीं हो रहे होते ना, आपकी स्किन अच्छी हो रही होती है, बल्कि विंटर आ जाता है, विंटर आपको स्टेबल कर देता है। खराब होती है आपकी स्किन ऑटम के अंदर, ऑटम का महीना बहुत खराब होता है बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी, ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हर चीज़ झड़ रही होती है। तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो रंग सही था, हमारी कॉम्प्लेक्शन सही थी और अचानक से हम डार्क हो गए। ये अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रही है, उनका भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा। कि वो रोज़ मेरे पास आ रही हैं कि मेरे तो स्किन का ये हो गया, मेरे स्किन का वो हो गया। तो बेसिकली अभी जो ऑटम का सीज़न है, वो ऑटम के सीज़न में हर चीज़ मुरझा रही होती है। तो हमें अपनी क्या करना है, अपनी स्किन की केयर करनी है। फर्स्ट आपने टोनर का इस्तेमाल करना है, मैं हर अपने शो के अंदर बोलती हूँ कि टोनर आपने यूज़ करना है ताकि आपके स्किन का जो पीएच है ना वो मेंटेन करके आप रखें। ठीक है। दूसरा, एक्सफोलिएटर्स यूज़ करने। एक्सफोलिएटर ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे एक्सफोलिएटर्स लें, किसी ब्रांड का एक्सफोलिएटर लें। आप किचन में जाएं, किचन में जाके सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया बेसन वाला, कि बेसन के अंदर आप ट्यूमेरिक पाउडर डालें और उसका आप पेस्ट बना के स्किन पे लगा के और एक्सफोलिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो राइस फ्लावर, जो कि चावल का आटा होता है, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। चावल के आटे में आप ज़रा सा रोज़ वाटर ऐड करें और थोड़ा सा लेमन ऐड करें। अगर लेमन आपकी स्किन को सूट करता है तो पहले उसको पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट आप कान के पीछे अपने कर सकते हैं, लगाएं, लगा के आप 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दें और उसके बाद फिर आप उसको रिंस कर लें। अगर आपको एलर्जी नहीं हो रही या रेडनेस नहीं हो रही, देन यू कैन अप्लाई, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं कर रही होती। उसका आप पूरा एक पेस्ट बनाएं और पेस्ट बना के फेस के ऊपर लगाएं और उसको आप रब करें अच्छे तरीके से, और रब करके आपने अच्छी तरह रिमूव करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो डेड लेयर है ना वो रिमूव हो रही होगी। वाओ। अच्छा, राइस फ्लावर अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल चावल जो होते हैं उसको भी हम ग्राइंड कर सकते हैं। पीस लें, वो आटा बन जाएगा उसका। राइस फ्लावर तो वैसे नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता है घरों में, क्योंकि यूज़ नहीं होता। आप उसको चावलों को जो है वो आप ग्राइंड कर लें तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर, लेकिन लेमन को आप मिक्स करेंगे वाटर के साथ, लेमन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। लेमन जो है वो सिट्रिक है, सही है, एसिडिक, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है, तो स्किन जल भी सकती है। तो आप उसको थोड़ा सा माइल्ड कर लें, उसे पानी के साथ मिक्स कर लें और उसका स्प्रे बना के वो आप स्प्रे कर सकते हैं ओवरऑल अपने फेस पे, नेक पे और बैक नेक पे करना मत भूलें, क्योंकि लोग यहाँ पे आगे से तो बड़े कॉम्प्लेक्शन उनका चेंज हो रहा होता है, लेकिन जब उनकी बैक नेक देखी जाए तो बिल्कुल डार्क होती है। तो वो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, फ्रंट वाइट एंड देन बैक जो है वो ब्लैक। तो जो भी अप्लाई करें फ्रंट और बैक पे दोनों पे किया करें। दूसरा, अच्छे एक्सफोलिएटर्स यूज़ करें, जैसे कि अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज है, ठीक है, अभी तो स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, लेकिन जब स्ट्रॉबेरीज हो तो आप स्ट्रॉबेरी का भी पेस्ट बना के उससे भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं स्किन को, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव चले जाएगा। हाँ बिल्कुल, स्ट्रॉबेरीज आर एक्सपेंसिव। इसके अलावा जो है वो आप अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें जो रात में आप अप्लाई करके सोएं। एक सीरम आप ज़रूर यूज़ किया करें, आफ्टर 25 आप यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आपको एक्नी नहीं है तो हाइलुरोनिक एसिड का
ताकि आपकी जो है डेड लेयर नहीं आए, और दूसरा आपका स्किन मॉइस्चराइज रहे, स्पेशली वो लोग जिनकी बहुत ड्राई होती है स्किन। ठीक है। और एक आप लोग सन ब्लॉक जरूर यूज करें। यहाँ पे सन ब्लॉक लोग यूज नहीं करते क्योंकि उनको लगता है सन ब्लॉक कुछ है ही नहीं, वेस्ट ऑफ मनी है, बट सन ब्लॉक इज नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि आपकी स्किन इश्यूज सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हैवी लाइट्स की वजह से होते हैं, सनलाइट्स की वजह से होते हैं। और ये एक मिथ है कि अगर आप घर में हो तो आप सन ब्लॉक नहीं लगाओ, चूल्हे के सामने भी आपने जो है सन ब्लॉक अप्लाई करना होता है, हैवी लाइट्स में भी अप्लाई करना होता है। इवन जब मैं यहाँ पर आती हूँ, हैवी लाइट्स होती हैं तो मैं अप्लाई करके मेकअप कर आती हूँ क्योंकि मेरी स्किन को डैमेज करेंगे। बिल्कुल। तो आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। और कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जितने विलेजेस हैं या सिटीज़ हैं, वहाँ तक जो है वो अगर आप सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यूज़ करेंगे जेल फॉर्म में। ठीक है। आप क्रीम फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। जो ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जैसे कि ठंडे इलाके हमारे, वहाँ पे आप सन ब्लॉक यूज़ करेंगे क्रीम फॉर्म में, ताकि वो मॉइस्चराइज भी करे और आपकी स्किन को भी फ्लॉलेस रखे। ठीक है, वेरी गुड। आज तो नौरीन ने कमाल कर दिया, हम सबको हैरान कर दिया। इतनी ज़्यादा नॉलेज हमें इकट्ठी कर ली हमने, थोड़ी बहुत तो मेरी भी समझ में आई है। और ये जो होम रेमेडीज़ है मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। नौरीन, टाइम ख़त्म हो गया, पता नहीं चला, एक शॉर्ट सा मैसेज दे दे हमारी नाजरीन को। मैं शॉर्ट सा मैसेज आज ये देना चाहूँगी, स्किन रिलेटेड नहीं लेकिन ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि अक्टूबर का महीना ख़त्म होने वाला है। जितनी भी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, उनमें नॉलेज की बहुत कमी है कि वो अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको जो एग्जामिन नहीं कराती। तो जाएं अपने डॉक्टर्स के पास, और ब्रेस्ट कैंसर के जो डॉक्टर्स होते हैं स्पेशली उनके पास जाएं, उनसे अपना पूरा एग्जामिनेशन करवाएं और 6 मंथ्स में एग्जामिनेशन कराते रहा करें, ताकि आप कैंसर से, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहें। क्योंकि आजकल दिस इज़ वेरी कॉमन, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा जो है वो लम्प्स का जो है वो इशू होने लगा है। तो अपने आप को एग्जामिन कराते रहें। दूसरा, अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवाएं, और जो आपके डॉक्टर जो है रिकमेंड करें उसको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन उनकी फॉलो करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रहा है दुनिया भर में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नौरीन। इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन की दुनिया में, मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।